अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एमआरसी के फेसबुक लाइव सेशन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज के सेशन में हम पाकिस्तानी वर्कर की लाइफ को डिस्कस करेंगे जो कि साउथ कोरिया में मुकीम हैं। इस सेशन को ऑर्गेनाइज करने का मकसद वो पाकिस्तानी अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं पर अपने लिए एक बेहतर मुल्क और बेहतरीन मौके की तलाश में हैं, या फिर साउथ कोरिया तो जाना चाहते हैं लेकिन लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से अपने केस को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। तो हम इस सेशन में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कि वो पाकिस्तानी अफराद जो के कैसे पाकिस्तानी अफराद जो है EPS सिस्टम के तहत अपने केस को प्रोसेस कर सकते हैं और कैसे अपने वर्क वीज़ा को जो है EPS सिस्टम के तहत लेके चल सकते हैं। क्या अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए मौजूद हैं और एज अ वर्कर उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया जाता है। साउथ कोरिया के बारे में मैं एक चीज़ मेंशन करती चलूँ कि साउथ कोरिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और इस पाकिस्तान से साउथ कोरिया जाने का जो सिलसिला है एज़ अ वर्कर जो यहाँ से लोग जाते हैं वो 1971 से शुरू हुआ और ज़्यादातर जो अफराद यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान से वो गवर्नमेंट के इदारे ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के थ्रू जाते हैं। सेशन का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं अपने जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स हैं उनको वेलकम करती हूँ और यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं ऑनरेबल मिस्टर मोहम्मद आदिल ख़ान जो कि CWA कम्युनिटी वेलफेयर अटाशे एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान साउथ कोरिया में मुकीम हैं। और हमारे साथ सेकंड गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं मिस्टर मोहम्मद शहजाद खान जो कि पाकिस्तानी इंस्ट्रक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर साउथ कोरिया में। मैं रिक्वेस्ट करूँगी मिस्टर मोहम्मद आदिल ख़ान से कि वो अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाएं हमारे व्यूअर्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन तो ऑलमोस्ट वही है जो आपने करवा दिया। मैं यहाँ कोरिया में सोल पाकिस्तान एम्बेसी में कम्युनिटी वेलफेयर अताशे काम करता हूँ और हमारा जो रोल है एज अ कम्युनिटी वेलफेयर अताशे वो यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी और ख़ास तौर पर जो हमारे वर्कर्स आते हैं और उन वर्कर्स में भी ख़ास तौर पर वो वर्कर्स जो EPS प्रोग्राम के अंडर आते हैं उनको लुक आफ्टर करना और यहाँ पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए EPS वर्कर्स के लिए मज़ीद मौक़े पैदा करना, ये हम मेरी जो है वो मेन जॉब है। तो आगे जो है जो ये प्रोग्राम आगे जाता जाएगा मैं आपको फर्दर अपने काम के बारे में बताता जाऊँगा। थैंक यू MRC आपके बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू आदिल साहब। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी मिस्टर शहजाद साहब से कि आप भी प्लीज़ अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू आपका MRC, आपने हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। मेरा नाम शहजाद खान है। मोर देन 15 ईयर्स इन साउथ कोरिया। तो अभी लास्ट 3 ईयर से मैं जो हूँ पाकिस्तानी इंस्ट्रक्टर हूँ। बिफोर कोविड के टाइम से, आफ्टर कोविड से जितने भी हमारे पाकिस्तानी EPS वर्कर यहाँ कोरिया में आते हैं उनकी ट्रेनिंग कराना और 3 दिन की उनकी ट्रेनिंग होती है वर्कर्स की। वो कोरियन लॉज के हवाले से बताना उनको और उन्होंने किस तरीके से कोरिया में ज़िंदगी गुजारनी है उस हवाले से बताकर उनकी कंपनी के हैंड ओवर करना। ये 3 दिन की उनकी ट्रेनिंग होती है। मैं पिछले 3 साल से 2.5 साल से ये ट्रेनिंग करा रहा हूँ और मेरा ताल्लुक जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से इन साउथ कोरिया। थैंक यू। थैंक यू शहजाद साहब। सेशन को बाकायदा आगाज़ करने से पहले, क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर का। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर एक हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है जो कि बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की रहनुमाई करता है और माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की मेजर 4 सर्विसेज हैं: काउंसलिंग, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन, रेफरल एंड कम्युनिटी आउटरीच। अब मैं इस सेशन की तरफ चलूँगी और मेरा पहला सवाल है मिस्टर मोहम्मद आदिल साहब से कि आप प्लीज़ बताइए कि CWA का रोल क्या है और CWA जो है वो माइग्रेंट वर्कर्स को किस तरह से डेस्टिनेशन कंट्रीज़ में सपोर्ट करती हैं या फिर उनकी मदद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताया था कि जो CWA जो होते हैं वो हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ पाकिस्तानी सफारत खानों में तैनात किए हुए हैं और ख़ास तौर पर उन सफारत खानों में जहाँ पे पाकिस्तानी डायस्पोरा या पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है।
और जो हमारा मेन फंक्शन है उसमें जो मेन फंक्शन में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है रोल हमारा, वो इन ममालिक में पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्स को मज़ीद उसको तरवीज देना और यहाँ पे उसको मज़ीद उसकी बढ़ोतरी या उसको प्रमोट करने के लिए हमें यहाँ भेजा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे यानी इन शॉर्ट ये कहें कि हम मज़ीद जॉब्स के मौक़े तलाश करते हैं ताकि हम पाकिस्तान से मज़ीद यहाँ पे हुनरमंद अफ़राद, गैर हुनरमंद अफ़राद जो हैं ये यहाँ पे आके अपनी ज़िंदगी जो है वो इम्प्रूव कर सकें और पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला का ज़राए पैदा कर सकें। साथ ही साथ इन तमाम वर्कर्स और उनके साथ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे रहती है उनका ख़्याल रखना, उनके लीगल इश्यूज़ और उनके जो मसाइल हैं उनको हल करने की भी ज़िम्मेदारी हमारे पास है। और इसके साथ जो यहाँ पे उनको कम्युनिटी को एंगेज रखना, उनको कल्चरल एक्टिविटीज़ और दूसरी जो पाकिस्तान के कौमी दिन होते हैं, इस तरह के त्योहारों के ज़रिए उनको जोड़े रखना, मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए उनको आउटरीच करना, उन तक पहुँचना, ये भी हमारा जो है वो काम है। तो ओवरऑल जो भी उनके मसाइल होते हैं वो सेहत से मुतल्लिक हों, उनकी जॉब प्लेस से मुतल्लिक हों, उनकी काम से मुतल्लिक हों, ये सारे जो इश्यूज़ होते हैं वो CWA ऑफ़िस उनको देखता है, उनको लुक आफ्टर करता है और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करता है। थैंक यू सो मच। आदिल साहब, मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन है कि जो पाकिस्तानी CWA को अप्रोच करना चाहते हैं, उसके लिए उनको क्या करना होगा या फिर मतलब CWA के लिए को एक्सेस करना ईज़ी है? जी, बिल्कुल ईज़ी है। CWAs जो होते हैं वो बेसिकली एम्बेसीज़ का एक तरह से आप ये समझ लें कि फ़ेस होते हैं। वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को जस्ट पाकिस्तान की एम्बेसी की वेबसाइट पे जाना होता है और वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस वाले जो ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको डिटेल बताई जाएगी कि आप एम्बेसी से किस तरह से राब्ता कर सकते हैं और उसमें जो है CWA का जो है वो नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसमें मौजूद होती हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं मुख्तलिफ मसाइल के लिए, अपने इश्यूज़ के लिए वो डायरेक्टली जो कोरिया में मुकीम पाकिस्तानी हैं, उनके लिए ये सहूलत जो है वो मौजूद रहती है। इन केस ऑफ इमरजेंसीज़ इट्स अ 24/7 हॉर्स कॉन्टैक्ट नंबर जो है वहाँ पे दिया आई सी। और क्या जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स के गुमशुदा ख़ानदान के अफ़राद हैं, वो भी CWA को राब्ता कर सकते हैं? सॉरी मैं नहीं समझा, माइग्रेंट वर्कर्स के गुमशुदा? जो उनकी फैमिलीज़ हैं बेसिकली जो लॉस्ट फैमिलीज़ हैं, वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? आप कहना ये चाह रही हैं कि जो लॉस्ट यहाँ पे माइग्रेंट्स हैं, उनकी फैमिलीज़ जो पाकिस्तान में हैं, वो हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो? जो पाकिस्तान में जो फैमिलीज़ हैं, वो अपने वर्कर्स या अपने कम्युनिटी में अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में जानना चाहें, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर जी, सकते जी, हैं जी, या नहीं? बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। जी। हम हर वक़्त जो होते हैं इन कॉन्टैक्ट होते हैं पाकिस्तान में। खुदा ना ख़ास्ता किसी हमारे किसी वर्कर्स को हादसा दरपेश आ जाए, उस हादसे की शक्ल में उनका इंतकाल हो जाए या वो ज़ख्मी हो जाएँ या उनकी सेहत का कोई मसला हो या कोई ऐसा इश्यू हो जिसकी वजह से वो अपने फैमिली के साथ इन टच नहीं है, तो तमाम फैमिलीज़ जो हैं वो डायरेक्ट एम्बेसी और CWA को ही राब्ता करती हैं और हम जो है उनकी ये जो भी उनकी ज़रूरत होती है, वो हम उसको पूरा करते हैं। फॉर इंस्टेंस इन केस ऑफ डेथ, डिमाइस हम ये करते हैं कि जो हमारी यहाँ से जो मैयत होती है, उसकी यहाँ से मुंतकिली का सारा जो अमल है, वो हम यहाँ कम्युनिटी प्लेटफ़ॉर्म्स और एम्बेसी जो है वो उसको लुक आफ्टर करती है और यहाँ से उसका जो सारा प्रोसेस है, वो हम कंप्लीट करते हैं। इन केस ऑफ मिसिंग पर्सन, इन केस ऑफ इंजर्ड पर्सन और फिर उसके बाद जो उनकी फॉर इंस्टेंस पहले वाला जो सवाल था उसमें इन केस अगर कोई उनके वाजिबात होते हैं, तो वो भी कम्युनिटी जो फैमिली मेंबर है वो हमसे ही राब्ता करती है और हम ही उसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे उसको लुक आफ्टर करते हैं और उनके जो वाजिबात होते हैं वो हम करवाने की कोशिश करते हैं और सक्सेसफुली 100% अभी तक जो है हमारा वो जो एक्सपीरियंस है वो 100% ये सारे मामलात, सिंस इट्स अ डेवलप्ड कंट्री, तो ये यहाँ पे इतने सारे इश्यूज नहीं होते। इसके अलावा
जो अगर कोई जख्मी हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, तो उसकी फैमिली के साथ हम कांटेक्ट हम खुद करते हैं कि आपके ये जो हैं फैमिली मेंबर यहाँ पे बीमार हैं या जख्मी हो गए हैं, तो इनकी कफालत और उसकी जिम्मेदारी बहुत सारे केसेस में एम्बेसी विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी पूरा करती है। इलाज मुआवजा जो है या उनकी जो अगर कंपनी में रहते हैं तो उनकी इंश्योरेंस हुई हुई होती है, तो वो खुद उनकी हो जाती है। हम सिर्फ उनकी जो खबरगिरी है वो करते हैं। तो हर तरह से हम इन कांटेक्ट होते हैं। और कुछ हमारे इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, उनको जब इस तरह के इश्यूज होते हैं तो उनको यहाँ से हॉस्पिटल के उनके चार्जेस, इलाज मुआवजा और फैमिली के साथ उनका कांटेक्ट सारा जो है वो एम्बेसी करती है। और उनके जो इलाज मुआवजे का खर्चा है वो हमारे पास यहाँ पे कुछ एनजीओज हैं और कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि उनके इलाज मुआवजे के जो अखराजात हैं वो पूरे हों और वो बाइज़्ज़त तरीके से पाकिस्तान वापस चले जाएँ। बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज होते हैं जो यहाँ पे हमारे तारकीन वतन को यहाँ दरपेश होते हैं। और उनको हम गाहे बगाहे जो है मुख्तलिफ तरीकों से और मुख्तलिफ उससे प्लेटफॉर्म्स की मदद से हम उनको उन मसाइल को हल करते हैं। और विद द सपोर्ट ऑफ देयर फैमिली, विद द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी और कोरियन एनजीओज, हम ये सारा जो है ऑफिस और ये जो है मैनेज करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच आदिल साहब इतना डिटेल बताने के लिए, क्योंकि हमारे जो तारकीन वतन हैं पाकिस्तानी, उनको मेनली नहीं पता होता CWA के रोल का, उनके इम्पोर्टेंस का, और फिर इन केस ऑफ इमरजेंसी या फिर इन केस ऑफ डेथ जो आपकी तरफ से सपोर्ट मिलती है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर शहजाद साहब से कि जो है साउथ कोरिया के वर्क वीज़ा के हसूल के लिए क्या प्रोसेस है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए? मैडम, सबसे पहले तो मैं आपकी करेक्शन कर दूं, जो ईपीएस सिस्टम है वो 2004 में मुतारिफ कराया गया था यहाँ साउथ कोरिया में, और 2008 से जो है वो हमारे पाकिस्तानी वर्कर्स जो हैं ईपीएस सिस्टम में यहाँ कोरिया में E9 वीजे पे यहाँ कोरिया में आ रहे हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि उनकी एज लिमिट, जो एज लिमिट है वो 18 साल से 39 साल के दरमियान होनी चाहिए। 18 साल से 39 साल के दरमियान है। एजुकेशन लिमिट कोई भी नहीं है। लास्ट टाइम जो पहले मैट्रिक थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी है। एजुकेशन लिमिट कोई नहीं है, सिर्फ उनके पास ये है कि 18 साल से 39 साल के दरमियान हो, और कोरियन लैंग्वेज जो पाकिस्तान के अंदर एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम वो क्लियर करें। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद वो मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और उनका नाम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में यहाँ कोरिया में आ जाता है। तो एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट, वो कंपनी ओनर्स जिस मुल्क को भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, 16 कंट्रीज से यहाँ पर लोगों के नाम लिस्ट में होते हैं। वो पाकिस्तानी को सिलेक्ट करना चाहे पाकिस्तानी को कर लें, जिस नेपाली को करना चाहे जिसको कर लें। वो जो सिलेक्ट होता है वो आफ्टर वहाँ पाकिस्तान में उनकी 1 वीक की ओवरसीज OEC जो है वो उनकी ट्रेनिंग कराती है 1 वीक की, और उसके बाद वो कोरिया आ जाते हैं यहाँ पर। ये इसका प्रोसेस है। शहजाद साहब, जैसे आपने मेंशन किया ईपीएस सिस्टम, तो क्या इसका कोई कोटा भी होता है ईयरली बेसिस पर कंट्रीज, जी डिफरेंट मैडम। कंट्रीज के लिए या हाँ पाकिस्तानीज जी। के लिए? ये तो CW साहब ज़्यादा अच्छा बताएंगे। लास्ट टाइम वो मीटिंग में भी मौजूद थे। तो इसका कोटा जो है वो हर साल का कोटा जो है वो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस पे दिया जाता है कि किस मुल्क के कितने जो है वर्कर्स इनलीगल हुए हैं, कितने वापस गए हैं, उसके हिसाब से दिया जाता है। लास्ट ईयर पाकिस्तान का जो हमारा कोटा था वो 2400 के करीब था। उससे पहले जो हमारा कोटा था वो हमारा 1600 था, लेकिन हमने जो है ये एम्बेसी ने ज़्यादा कोऑपरेट किया था, आदिल भाई की ज़्यादा मेहरबानी थी, तो वो हमने कोटा जो है वो 2100 पे हम उसको लेके गए थे। हमने कोटे से ज़्यादा जो है वो हमारे वर्कर्स आए थे। तो इस दफ़ा जो हमारा कोटा है वो 2316 बंदों का है। तो इंशाल्लाह उस पे काम जारी है। अभी एक सिलेक्शन और है नेक्स्ट वीक में, तो जितने रह गए हैं तो वो कोशिश होंगे इसमें पूरे हो जाए। तो हर साल का मुख्तलिफ होता है, ये परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। कोटा बढ़ भी जाए, लेकिन रिक्वायरमेंट हमारी कंपनी ओनर्स के ऊपर रहती है। जो कंपनी ओनर जिस कंट्री को भी प्रीफर करता है वो उसको सिलेक्ट कर सकता है। शहजाद साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं साउथ कोरिया की और डिफरेंट कंट्रीज़ की, तो बेसिकली जो है जब भी हम
जॉब्स वगैरह की, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं या कंट्री सिलेक्शन की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन हमारे ये भी माइंड में आता है कि बेसिक सैलरी जो है या मिनिमम वेज रेट क्या है, और फिर बेनिफिट्स जो है वो कंट्री क्या ऑफर करती है, और इन केस के जो हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है एज अ वर्कर, वो पाकिस्तानियों के लिए क्या उसके अंदर मैकेनिज़्म है, उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। ईपीएस सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ कोरिया ने 2004 में जो इम्प्लीमेंट किया था, उसके मुताबिक ये है कि वो तमाम वर्कर्स जो पाकिस्तान से आए या किसी भी 16 कंट्रियों से आए, उनको बेसिक सैलरी कोरियन के बराबर दी जाएगी। इस वक्त राइट नाउ कोरिया में जो बेसिक सैलरी है वो टोटली अगर आप मिलाएं तो वो बनते हैं 21 लाख वन, यानी 21 लाख वन का मतलब है 5 लाख के लगभग 4.5 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। तो वो डॉलर का रेट अप एंड डाउन होता है, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वही सैलरी, वो 8 घंटे की जो ड्यूटी होती है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, वही सैलरी, बेसिक सैलरी वो कोरियन को भी वही मिलती है, और वही अलाउंसेस कोरियन को भी मिलते हैं, वही पाकिस्तानी को मिलेंगे, वही जो 16 कंट्रीज से जो भी मजदूर आएंगे, जो भी वर्कर्स आएंगे, उनको वही पैसे दिए जाएंगे। इसमें कोई जो है ना डिफरेंस नहीं है, सबको बराबर दिया जाता है। ये आपने बहुत एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन दी है कि कोरियंस को और फिर पाकिस्तानीज़ को, ये जो वर्कर्स हैं, सबको एक इक्वल राइट्स जो है वो दिए जा रहे हैं। अच्छा, इसमें मेरा एक और क्वेश्चन है कि वर्क वीज़ा पर साउथ कोरिया जाते वक्त पाकिस्तानी वर्कर्स को मेनली किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस का सामना है हमारे वर्कर्स, जो सीधी बात की जाए, लैंग्वेज बैरियर। कोरियन लैंग्वेज जो है वो सही तरीके एज़ कम्पेयर टू दूसरे कंट्री, वो सही तरीके से हमारे वर्कर्स उसको समझ नहीं पाते, और एजुकेशन ना होने की वजह से, इतनी ज़्यादा ना होने की वजह से जो है ना, वो हमारे वर्कर्स उसको फॉलो नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ है वो फिर फूड्स का इशू जो है, हमारे लोग जो हैं वो उनको रोटी वगैरह जो है, फूड हलाल फूड की प्रोवाइड होना चाहिए, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन एडजस्ट करने वाले एडजस्ट कर जाते हैं। सबसे बड़ा मेन इश्यू जो है वो लैंग्वेज बैरियर है। कोरियन लैंग्वेज ना होने की वजह से जो है ना प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अगर कोरियन लैंग्वेज अच्छी तरह आती है तो वो आराम से सर्वाइव कर जाएगा। थैंक यू सो मच शहजाद साहब। हमें एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं अब आदिल साहब की तरफ मूव करूँगी। आदिल साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या अगर कोई वर्कर किसी जो है वो एम्प्लॉयर के साथ नाखुश है, उसके राइट्स का कोई इशू आ जाता है, या फिर वो एक कंपनी में वो सेटिस्फाइड नहीं है और वो यहाँ से शिफ्ट करना चाहता है किसी दूसरी कंपनी में, तो क्या ये उसके लिए ईजी है? अ, जी, इजी है, लेकिन हम उसको रेकमेंड नहीं करते, सिंस वन ऑफ द जो आपने अभी कोटे की हवाले से बात की थी, तो जो कोटे का एक अलॉटमेंट का एक कंपोनेंट ये है कि आपका वर्कर कितना क्विकली कंपनी चेंज करता है। दिस इज अ नेगेटिव फैक्टर, कि अगर आपका वर्कर ज़्यादा फैक्ट्रियां चेंज कर रहा है तो आपका कोटा जो होगा वो नेगेटिवली इफेक्ट होगा। अ, ये आप ये समझ लें कि वर्कर के लिए तो ये एक आसानी है कि उसको आसानी से जॉब मिल जाती है, इतना ज़्यादा उसको मुश्किल दरपेश नहीं आती, सिंस यहाँ पे हमारे जो दूसरे वर्कर्स हैं वो भी रहते हैं, कम्युनिटी वाले भी हैं, और कोरियन सपोर्ट सेंटर्स होते हैं यहाँ पे, फॉरेनर सपोर्ट सेंटर्स, जो कि वर्कर्स को आपको हेल्प आउट करते हैं, आपको जॉब सर्च में और उसमें जॉब प्लेसमेंट में आपकी हेल्प करते हैं, तो मौजूद होते हैं, तो वो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अमूमन लोग जो हैं इजीली उनको जॉब मिल जाती है। कुछ एक आध चंद ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे बंदे की अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, या वो अपना उसकी पसंद नापसंद की वजह से उसकी जॉब प्लेसमेंट नहीं हो पाती। वो एक फैक्ट्री स्विच करता है तो दूसरी फैक्ट्री में के लिए उसको कम से कम 3 से 6 महीने का टाइम दिया जाता है, जिसमें वो अगर उसको काम नहीं ढूंढ पाता तो उसको वापस जाना पड़ता है। तो नॉर्मली तो बहुत इजीली मिल जाता है, बट हम उसको रेकमेंड नहीं करते, हम उसको सपोर्ट नहीं करते एज एन एम्बेसी। हम उसको इसलिए सपोर्ट नहीं करते कि वो हमारे जो कोटा है उसके ऊपर वो नेगेटिवली उसका इम्पैक्ट करता है, तो जस्ट इस वजह से ओवरऑल अदरवाइज इजीली हो जाता है।
थैंक यू आदिल साहब। सर मैं क्या इसका थोड़ा सा पाकिस्तान जवाब देना चाहूंगा। जी जी इसमें जी थोड़ी सी प्लीज। एक चीज और बताना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू लॉ हमारे जो E9 वर्कर हैं वो फैक्ट्री जो है ना सिर्फ 3 साल में 5 साल के वीजे पे आते हैं, 4 साल 10 महीने के वीजे पे यहाँ पर E9 वर्कर्स आते हैं। वो फैक्ट्री सिर्फ अपने 3 साल के वीजे में 3 बार चेंज कर सकते हैं, वो भी कंपनी ओनर की अगर मिस्टेक हो। वो अपनी मर्जी से फैक्ट्री जो है ना वो स्विच नहीं कर सकते, ये लॉ ये कहता है। लेकिन हमारे उसमें वर्कर्स जो हैं वो उसमें उसमें ये है कि दे आर नॉट डिसअलाउड। हाँ, अगर वो 3 से ज्यादा दफा चेंज करेंगे तो उनका वीजा एक्सटेंड नहीं होगा। उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि जी सर वो उन्होंने 3 साल से ज्यादा वो यहाँ नहीं गुजार सकेंगे। अगर वो उनको कंपनियां वापस जितनी भी जी जी, असल असल मसला ये नहीं है कि वो कंपनियां स्विच करेंगे तो जब तक उनका वीजा है वो यहाँ पे रह सकते हैं, बट वो अगेन दोबारा उस वीजे को एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर आप एक ही कंपनी में रहें या आपने सिर्फ 3 कंपनियों में काम किया है ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर वीजा एक्सटेंशन। थैंक यू आदिल साहब, थैंक यू शहजाद साहब। अच्छा, क्या पाकिस्तानी वर्कर के लिए ड्यूरिंग द वर्क काम के दौरान अपनी फैमिली को साउथ कोरिया जाना पॉसिबल है, अपने साथ जो है रखना? ईपीएस वर्कर को अलाउड नहीं है। ईपीएस वर्कर को अलाउड नहीं है, और ही हैज दिस अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव हिज वीजा कैटेगरी। जो ईपीएस वर्कर है उसको के वीजे को हम E9 वीजा कहते हैं। बट इन केस आफ्टर 3 years और 4 years उनको ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो यहाँ पे एक पॉइंट स्कोरिंग एक सिस्टम इन्होंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है कि हर वर्कर अपनी एबिलिटीज को बढ़ाए, अपनी स्किल लेवल को बढ़ाए, अपनी कोरियन लैंग्वेज स्किल्स को बढ़ाए, और दूसरे बहुत सारे दीगर पॉइंट्स होते हैं, डिग्रीज और उसके डिसिप्लिनरी पॉइंट्स, उसकी एम्प्लॉयर की रिकमेंडेशन, उसके कोर्सेज, उसका वॉलंटियर वर्क, ये सारी चीजें मिलके एक पॉइंट्स सिस्टम रखा हुआ है कोरियंस ने। अगर आप उस पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम में अच्छा स्कोर करते हैं तो आप जो है अपना वीजा कैटेगरी जो है वो E9 से E7 में कन्वर्ट करते हैं। अब E7 जो है वो बेसिकली प्रोफेशनल वीजा है, प्रोफेशनल वर्क वीजा है। तो वहाँ अब जब आप E7 में शिफ्ट करते हैं तो यू आर एलिजिबल टू ब्रिंग योर फैमिली। तो आप 3 साल 4 साल अच्छा काम करें, लैंग्वेज अपनी स्किल्स इंप्रूव करें, और जो पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम दिया हुआ है कोरियन गवर्नमेंट ने उसमें रहते हुए डिसिप्लिन अपना अच्छा डिसिप्लिन का मुजाहरा करें, अपने मालिक के साथ अच्छा काम करें, अपने स्किल लेवल्स को बढ़ाएं, बेसिक स्किल से आप एडवांस स्किल्स में चले जाएं। तो विद इन 3 to 4 years आप अपना वीजा कैटेगरी आप चेंज कर सकते हैं, और देन यू आर एलिजिबल टू ब्रिंग योर फैमिली। E9 जो वर्कर है वो बेसिकली ट्रेनी वर्कर है, और ट्रेनी वर्कर इज नॉट अलाउड टू ब्रिंग हिज फैमिली। आदिल साहब, आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी वर्कर्स की तरफ से की जाने वाली ऐसी गलतियां जिनकी वजह नतीजे में उनको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। जी, इसमें मैं शुरू से लेके उसको हम लेके चलते हैं। जब हमारा वर्कर पाकिस्तान से आता है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसका मेडिकल एग्जाम है। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि ड्रग्स टेस्ट, यहाँ पे ड्रग टेस्ट की बहुत ज़्यादा ड्रग्स की बहुत ज़्यादा ममानियत है। और अगर कोई भी बंदा रेंडमली, ये लोग टेस्ट करते रहते हैं, कोई भी बंदा हमारा जब एयरपोर्ट पे आता है और उसका ड्रग टेस्ट किया जाता है जिसका 2-3 महीने बाद ये रिजल्ट देते हैं, तो उसका उसके लिए एक सबसे बड़ा एक बुरी चीज़ ये होती है कि विद इन 2-3 मंथ्स उसको वापस वतन जाना पड़ता है, बिकॉज उसका ड्रग टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया होता है। तो ये मैं तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ड्रग टेस्ट जो है, ड्रग्स से दूर रहें। अगर आपने कोरिया आना है तो खुदारा ड्रग्स की जो भी इस तरह की लत है उससे आप दूर रहें, ताकि आप इतना आप एफर्ट करके यहाँ आए और वो उस पे उसका कोई फायदा ना हो, और आप पे एक पाबंदी भी लग जाएगी और आपका नाम भी जो है वो क्रिमिनल उसकी उसमें लिस्ट में आ जाएगा। तो ड्रग्स को जो है वो अवॉइड करें आते हुए। टीबी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान में, हमारे मेडिकल टेस्ट स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे नहीं हैं, बट यहाँ पे जब वो आते हैं उनका अगर रैंडमली दोबारा जब टेस्ट लिया जाता है तो कोई हमारा भाई सिस्टर जो है अगर वो टीबी का पहले से शिकार रहे हैं और वो मुकम्मल रिकवर नहीं हुए, तो उनको ये जो है इसका एक नुकसान ये होता है कि उनको फौरन जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाता है। इसी तरह जो
मुतअद्दी बीमारियां हैं जिसको हम कंटेजियस डिजीजेस कहते हैं, उसमें कोई भी हमारे बहन भाई इसमें वो हैं तो वो कोरिया आने से पहले अपना मुकम्मल इलाज करवाएं और उसके बाद यहाँ पे आए, वो सर्टिफिकेट लेके और प्रॉपर इलाज करवा के आए। इसके साथ ये तो इनिशियल आपकी वो होगी। इसके बाद जो सबसे बड़ा हमारा जो यहाँ पे इशू होता है वो डिसिप्लिनरी इश्यूज होते हैं लॉज के हवाले से। हम लोग जो हैं गाड़ियां चलाते हैं विदाउट एनी लाइसेंस, अच्छा। यहाँ पे क्रिमिनल एक्ट है, ठीक है। हम बहुत सारे इश्यूज को हम जो है पाकिस्तान में इग्नोर जिस तरह हम करते हैं, तो यहाँ पे भी हम ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक रूल्स और जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, पर्सनल प्राइवेसी एक्ट्स, किसी की आपने तस्वीर नहीं खींचनी, हम समझते हैं इससे कुछ नहीं होगा, बट उससे ये होता है कि यहाँ पे वो पर्सनल और प्राइवेसी एक्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लॉज, ट्रैफिक लॉज, आपको एक वार्निंग, 2 वार्निंग्स दी जाती हैं, उसके बाद आपको सीधा डिपोर्ट कर दिया जाता है। कोई भी बंदा आपके खिलाफ शिकायत करे और वो ये कहे कि इसने मेरी प्राइवेसी को जो है वो ब्रीच किया है, और उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए आपको सजा दी जाती है। फॉर इंस्टेंस अगर वो सेंसिटिविटी उसकी ज़्यादा है तो आपको फौरन डिपोर्ट कर दिया जाता है। उसको इस क्राइम को वो निगलेक्ट नहीं कर सकते। खासकर जो हमारे जो यहाँ पे जो फीमेल्स हैं उनसे रिलेटेड हमारे जो इश्यूज हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारे वर्कर्स जो हैं वो उसका शिकार हो जाते हैं। इस चीज़ की हमें प्रॉपर जो है उनको गाइड करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे प्राइवेसी लॉज, पर्सनल जो वो हैं प्रोटेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा उस पे कोरियन गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली उसको ऑब्जर्व करती है और उस पर अमल करती है। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे लिए कल्चरली पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हम उनको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते इन लॉज को, लेकिन यहाँ पे पर्सनल प्राइवेसी लॉज जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ ट्रैफिक वायलेशंस, आपने रेड लाइट तोड़ दी, आपने ग्रीन लाइट के ऊपर आप चले गए, आपने गलत साइड पे पार्क कर दिया, पार्किंग आपको 3-4 टिकट्स मिल गए, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो पाइल अप होती रहती हैं, और वंस अगर आप उनका एक पैरामीटर है वो ब्रीच करते हैं तो आपको वापस भेज दिया जाता है। वापस तो ये जो चीज़ें हैं इसमें कुछ चीज़ें अगर मेरे जहन से निकल रही हो तो जो हरासमेंट्स के जो सेक्सुअल लॉ हैं हरेसमेंट। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि इवन दे डोंट हैव टू प्रूव दीज थिंग्स। तो कैमरा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैमरास मौजूद हैं और वो कैमरे की आंख से कुछ भी जो है वो छुपा हुआ नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं और जो है वो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं हमारे वर्कर्स को। ओवरऑल उनकी जो परसेप्शन है कोरियन एम्प्लॉयर के लिए और कोरियन सोसाइटी के लिए, वो नेगेटिव बन जाती है। तो यही मेरी हमेशा मेरी प्ली होती है, रिक्वेस्ट होती है कि खुदारा आप एक नए कल्चर में जा रहे हैं, एक नए मुल्क में जा रहे हैं, तो उसके लॉज, उसके कल्चर और उसकी तमाम इन चीज़ों का ख्याल रखें, ताकि आप न सिर्फ अपना अच्छा यहाँ पे आपका क़याम हो, बल्कि आपकी वजह से पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज हो और बाद में आने वाले वर्कर्स के लिए रास्ता हमवार। थैंक यू। सर मैं इसमें थोड़ी सी चीज ऐड करूंगा। लास्ट ईयर हमारे जो है वो 33% जो है वो ड्रग टेस्ट पॉजिटिव की वजह से वो वापस गए, 33 बंदे। और यहाँ पर 2 मेजर प्रॉब्लम्स जो हमें आती है वो यही है कि पहले जो हमारे ट्रेनिंग आते हैं उनमें 33% जो है 2400 बंदों में से 33 लोग जो है हमारे वो ड्रग टेस्ट की वजह से विद इन 3 मंथ्स, जैसे अभी आदिल साहब ने बताया, वो वापस गए। और इस वक्त सर तो बेहतर जानते हैं, हमारे सबसे ज्यादा जो हमें मेजर इशू यहाँ पर आता है वो सेक्सुअल हरेसमेंट का आता है। यहाँ पर जो है वो सेक्सुअल हरेसमेंट का आता है, जिसकी वजह से हमारे लोग जो है वापस जाते हैं। ये उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। ड्राइव विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस जो है, ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की वजह से ड्राइविंग करना, तो ये मेजर इश्यूज हैं। सबसे ज्यादा जो हमारे पास थे वो ड्रग टेस्ट के जो है, उसके बाद सेकंड जो है वो हमारे पास सेक्सुअल हरेसमेंट, और थर्ड जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस। ये 3 इश्यूज जो हैं वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस पे काम हो रहा है इंशाल्लाह। देखें। जी आदिल साहब, शहजाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत डिटेल में हमें इन चीज़ों के बारे में बताया कि लॉज़ को किस तरह से आप जिस भी कंट्री में जाएं वहाँ पर आपको उनके लॉज़ को प्रॉपर्ली फ़ॉलो करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर आप अपने एज अ वर्कर अपने राइट्स को क्लेम करने की बात कर रहे हैं, अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि एज अ वर्कर हमारे फ़राइज़ क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। सो
अब इससे रिलेटेड मेरा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। मेरे शहजाद साहब से क्वेश्चन है कि क्या साउथ कोरिया में जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनके लिए इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं मौजूद, या फिर जो सेटलमेंट है, परमानेंट सेटलमेंट के मौके जो है, क्या साउथ कोरिया फ्राहम करता है? मैडम, ये बहुत सिंपल इन्होंने प्रोसेस किया है कि अगर आप E9 वीज़े पे कोरिया में आते हैं, उसकी मिसाल सबसे पहले मैं भी E9 वर्कर्स यहाँ कोरिया में आया था। तो आप विद इन 4 ईयर 4 साल आप कोरिया में क़याम करते हैं। 4 साल क़याम करने के बाद अगर आप कोरियन लैंग्वेज के सिर्फ 3 लेवल, जैसे हमारे पाकिस्तान में टॉपिक या आइल्स वगैरह के पेपर होते हैं, इसी तरीके से अगर आप कोरियन लैंग्वेज के सिर्फ 3 लेवल क्लियर कर कर और अपना रिकॉर्ड अच्छा कर कर आप E7 वीज़ा चेंज कर सकते हैं। E7 वीज़ा जो है वो प्रोफेशनल वीज़ा है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट वीज़ा चेंज कर कर F2 वीज़ा चेंज करके फिर F5, वहाँ से फिर आप नेशनलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सिंपल प्रोसेस है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप राइट वे में जाएं और मेहनत कर कर जाएं तो मैं नहीं समझता कि इतना मुश्किल है। बड़े आसानी से जो है ना टारगेट अचीव हो जाता है। तो इसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस आप कानून की पासदारी करें और जो है रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें। कोरियन लैंग्वेज, जितनी आपकी कोरियन लैंग्वेज अच्छी है, वहाँ कोरिया में आप कभी भी मार नहीं खा सकते अगर आपकी कोरियन लैंग्वेज अच्छी है तो। शहजाद साहब, जैसे अभी आपने जो है मेजर फोकस किया है कोरियन लैंग्वेज के ऊपर, तो मैं जी। जस्ट क्लियर करना चाह रही हूँ कि जब आप यहाँ से पाकिस्तान से कोरियन लैंग्वेज करके जाते हैं तो वो कौन सा लेवल होता है, और जब अगर आप कोरिया में रहते हुए अपनी करियर डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं तो उसके लिए आपको कौन से जो है मतलब लेवल तक पहुँचना चाहिए? मैडम, जब पाकिस्तान से हमारे लोग आते हैं वो बेसिक कोरियन लैंग्वेज सीख के आते हैं। जस्ट कि वो फैक्ट्री में किस तरीके से क्या, किस चीज़ को क्या कहते हैं कोरियन लैंग्वेज में, कौन सा ऑफ का बटन है, कौन सा ऑन का बटन है, जस्ट एक नॉर्मल लैंग्वेज सीख कर आते हैं। उसके बाद जब यहाँ कोरिया में आ जाते हैं तो यहाँ पर इमिग्रेशन की तरफ से जो है मुख्तलिफ कोर्सेज कराए जाते हैं, जिसको KIIP कहा जाता है। वो मुख्तलिफ कोर्सेज कराए जाते हैं। उसमें उनका जो है मास्टर लेवल्स और बिगनिंग लेवल और मास्टर लेवल्स होता है। तो मास्टर लेवल तक आप जाते हैं तो वो आप आराम से यहाँ पर जो है तमाम वीज़े जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोरियन नेशनलिटी भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी भी पहली शर्त यही है कि आपको जो हो KIIP जो इमिग्रेशन ग्रांटेड प्रोग्राम है उसका लास्ट लेवल 6 आपका क्लियर होना चाहिए। तो वो अगर कोई अच्छे तरीके से पढ़े तो विद इन 3 ईयर्स जो है वो अपने सारे 6 लेवल कंप्लीट कर लेता है। अगर अच्छे तरीके से पढ़े, और ना पढ़े तो वो फिर आप बेहतर समझती हैं। शहजाद साहब, ये तो अभी हमने सारी बात की वर्कर्स के लिए, तो क्या पाकिस्तान से कोई स्टूडेंट्स भी आते हैं अपनी फर्दर स्टडी के लिए? उनके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं साउथ कोरिया में? इसका जवाब अगर आदिल साहब दे तो ज़्यादा अच्छा है। जी प्लीज, आदिल साहब। जी बिल्कुल, हमारी जो सेकंड लार्जेस्ट सेगमेंट है यहाँ पे कोरिया में वो स्टूडेंट्स का है। आफ्टर हमारे जो वर्कर्स हैं उसके बाद जो है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे इस वक्त तालीम भी हासिल कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, और साथ साथ छोटी मोटी जो जॉब्स भी हैं वो भी कर रहे हैं। और जो फारिग हो चुके हैं वो आगे पढ़ा रहे हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स में जॉब्स भी कर रहे हैं प्रोफेशनल लेवल पे, और बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे अपॉइंट भी हैं। तो हमारा एक बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का एक सेक्शन है, और साउथ कोरिया में बेशुमार एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें स्कॉलरशिप्स भी हैं, सेमी स्कॉलरशिप्स भी हैं, और सेल्फ फाइनेंस की भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, जिसका मैं समझता हूँ विच इज़ द गेटवे टू कोरिया, ईज़ीएस्ट गेटवे टू कोरिया इज़ टेक्निकल एजुकेशन। कि आप एग्जैक्ट। कोरिया में टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो आपका जो रास्ता है वो बहुत इजी है। आप आएँ यहाँ पे 2 साल 3 साल के शॉर्ट कोर्सेज़ करें, टेक्निकल कोर्सेज़ करें, आपको गारंटीड जॉब्स मिलती हैं। प्रोफेशनल लेवल डायरेक्ट आप E7 वीज़ा आपको मिलता है, अगर आप कोरियन आप सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में, हमारे स्टूडेंट्स में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो टेक्निकल एजुकेशन के पीछे जाएँ और उसको एज़ अ करियर परस्यू करें। कोरिया में टेक्निकल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड किया जाता है, और टेक्नीशियन को टेक्नीशियन नहीं कहा जाता, इंजीनियर कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने उसके बहुत सारे ऐसे नाम रखे हुए हैं जिस जिस जो स्टिग्मा के तौर पे यूज़ होते हैं। हम उसको मिस्त्री कहते हैं, हम उसको टेक्नीशियन कहते हैं, प्लम्बर कहते हैं, ये कहते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको टेक्नीशियन कह देते हैं, बीटेक टेक्नीशियन कहते हैं। यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं इसको प्रॉपर पढ़ाया जाता है, और उसकी प्रॉपर उसकी कंजम्पशन होती है इन अ प्रॉपर इंडस्ट्री।
तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे। और हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं और वहाँ पे जो आपकी फीस हैं और वहाँ पे जो आप पैसे वालिदैन हमारे खर्च करते हैं, उतनी ही फीस यहाँ पे टेक्निकल कॉलेजेस और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में 2 से ढाई साल तक आपके बच्चों के ऊपर आप लगा के उनका एक बहुत अच्छा मुस्तकबिल आप यहाँ पे उनको आप बना के दे सकते हैं। जैसे शहजाद ने कहा था कि मिनिमम वेज जो है वो 21 लाख वॉन है। जो आपका टेक्निकल जो यहाँ पे वर्कर होता है या प्रोफेशनल होता है, उसकी जो स्टार्टिंग जो जॉब होती है वो 2200 27 लाख बार 27 लाख बार 27 हाँ हाँ जी 2200 यूएस डॉलर से स्टार्ट होती है, बेसिक सैलरी की बात कर। बेसिक तो सैलरी। ये मतलब आप अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के उस पे भी देखें कि आप अगर 2 साल में जो आपने खर्चा किया है वो आप उसको भी पूरा कर सकते हैं, बल्कि आगे भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीजा जिसपे आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं और आगे उसमें आगे बढ़ने के लिए क्योंकि बहुत आसानी होती है, क्योंकि जब आपको ये डिग्री करवा रहे होते हैं तो साथ साथ आपको कोरियन लैंग्वेज भी करवाते हैं। और इसमें एक जो अच्छी बात है वो ये है कि विद इन स्टडीज यू आर अलाउड टू वर्क। आप अपना जो है जो टेक्निकल एजुकेशन का जो भी आपका खर्चा है आप वो खुद भी पूरा कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन टेक्निकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज। यहाँ पे आप अप्लाई करें और अपना जो है मुस्तकबिल जो है वो आप इसमें बना सकते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, सेल्फ फाइनेंस में भी और स्कॉलरशिप्स में भी। कोरियन ग्लोबल स्कॉलरशिप इनकी बहुत ही मशहूर स्कॉलरशिप है, जहाँ पे हमारे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं और उसके साथ कोइका के अंडर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। इसके अलावा प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप, रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं जो आपने खुद ढूंढनी होती हैं, और बहुत सारे हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो ये स्कॉलरशिप्स ढूंढ के आते हैं, अप्लाई करते हैं और वो यहाँ पे आते हैं। तो मेरी सबसे यही गुजारिश होगी कि वो ज़रूर कोरिया को, और कोरिया का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है दैट्स वर्ल्ड क्लास। आप कहीं भी यहाँ से आप पढ़ के आप दुनिया में कहीं पे भी आप जाएं आपको जॉब इजीली मिल जाए। सर इसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगा, सबसे ज्यादा इस वक्त जो डिमांड है जो वो टेक्निकल वेल्डिंग के अंदर है। इस वक्त अगर आप वेल्डिंग का यहाँ से कोरिया में डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं तो वो आपको आपका डिप्लोमा कंप्लीट होने से पहले ही जो है हैवी इंडस्ट्री जो है वो आपको जॉब ऑफर कर लेगी। वेल्डिंग है, उसमें प्लेटिंग है, उसमें जी कोटिंग है, उसमें जो आपके ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। वेल्डिंग का ये मतलब नहीं है कि आप जो हमारे मुल्क में जो हाँ वेल्डिंग जी होती है हमारे आर्गन वो यहाँ पे बहुत हाई लेवल की इंडस्ट्री है, जैसे जी हुंडई है, सैमसंग होंडे है। सैमसंग उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल लेवल पे वो जाके वहाँ पे काम होता है, जो कि फॉर इंस्टेंस हमारे जो अभी कुछ वेल्डर्स आए थे, 50 के करीब हमारे वेल्डर्स आए थे, दे आर अर्निंग मोर देन 2700 यूएस डॉलर्स जो उनकी इनिशियल पे है विद अभी वो ट्रेनिंग में है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि उनका जो लेवल है और वो जो उनका स्टैंडर्ड है दैट्स आप उसको कंपेयर नहीं कर सकती हैं पाकिस्तान। मैं वंस अगेन आपका शुक्रिया अदा करती हूँ आदिल साहब आपका भी और शहजाद साहब के भी कि आपने इतना डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव सेशन जो है हमारे ये व्यूवर्स के लिए जो है हम रखा गया है। लास्टली मैं अब रिक्वेस्ट करूँगी आदिल साहब से एक अपने फाइनल रिमार्क्स के लिए। जी थैंक यू। सबसे पहले तो मेरा जितने भी यहाँ पे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट होगी कि वो अगर कोरिया आना चाहते हैं तो उसके लिए लीगल वेज को इख्तियार करें और इलीगल वेज को कतन उसकी तरफ ना जाएं। उसमें आपका वक्त का भी ज़िया है, पैसों का भी ज़िया है, और आपको लीगली आपके पास इतनी ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप उनको अवेल कर सकते हैं। आप एजुकेशन में आ सकते हैं, आप बिजनेस में आ सकते हैं, आप एज अ वर्कर आ सकते हैं, आप स्किल्ड वर्कर आप यहाँ पे आ सकते हैं। जो सबसे इजीएस्ट वे है वो आप द गेट वे टू कम टू कोरिया इज ईपीएस सिस्टम। और ईपीएस सिस्टम के लिए आपके पास जो सबसे बेसिक जो चीज़ होनी चाहिए, हुनर होना चाहिए, वो कोरियन लैंग्वेज होनी चाहिए। तो कोरियन लैंग्वेज आप सीखें और कोरियन लैंग्वेज आप करेंगे तो आपको एजुकेशन में भी हेल्प आसानी से आपको दाखला भी मिलेगा। ईपीएस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप ईपीएस के एग्जाम में बैठने के एलिजिबल हो जाएंगे, आप उसमें बैठ सकेंगे। और यहाँ आने के बाद आपकी जो डिमांड है या आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी।
जो कोरियन एम्प्लॉयर है वो सबसे ज़्यादा वो इस चीज़ को देखता है कि अगला जो बंदा है वो मेरी बात कितना समझ पा रहा है। तो वन ऑफ द रीजंस पाकिस्तानी वर्कर्स आर नॉट प्रेफर्ड इज देयर लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन। तो लैंग्वेज ना आने की वजह से पाकिस्तान के वर्कर्स जो हैं वो दूसरे मुल्कों का मुकाबला नहीं कर पाते। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन। तो काइंडली कोरियन लैंग्वेज को जो है आप सीखें, दैट्स द की ऑफ सक्सेस इन कोरिया। और उसके बाद यही आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि जब आप कोरिया आएँ या किसी भी मुल्क जाएँ, यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ योर कंट्री। आप वहाँ पे मिसाली सिटीजन्स बने, ताकि आपकी वजह से जो इमेज जो पाकिस्तान का बनना है, वो जो हम यहाँ पे डिप्लोमेट्स हैं या जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश लोग हैं, वो नहीं है। इमेज पाकिस्तान का आप लोगों ने बनाना है और आपकी वजह से जो पीछे जो आपका वर्कर बैठा हुआ है, जो आना चाहता है, उसका रास्ता जो है वो आसान होगा। तो अब यही आप लोगों से गुजारिश है कि लीगल रास्ते अपनाएं और जो जिन चीज़ों के बारे में आपको इल्म नहीं है उन चीज़ों की मालूमात हासिल करें। पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे हैं, ओईसी है, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी है, एमआरसी है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट है। ये सारे इदारे मौजूद हैं जो आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आप लीगल तरीकों से आएँ और अपने मुल्क का जो है इमेज का खासतौर पर उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आदिल साहब। ये अभी हमें एक क्वेश्चन रिसीव हुआ है, ये शाबान हैं। वो पूछ रहे हैं कि आप ईपीएस रिटर्निंग वर्कर्स के लिए क्या काम कर रहे हैं, और क्योंकि वो ईपीएस पॉलिसी के तहत वापस आए हैं और दे आल्सो पास हाई मेरिट इन ईपीएस टॉपिक टेस्ट बट डिडंट गेट देयर वीज़ा येट, और वो 5 to 6 ईयर से इस चीज़ के स्ट्रगल कर रहे हैं। आप प्लीज इसके कोई आंसर करना मैं इनका जी जी जवाब मैं देता हूँ सर, मैं इनका जवाब जी देता हूँ। मैं इनका क्वेश्चन समझ गया हूँ सर। इनका कहने का मकसद ये है कि ये 5 साल यहाँ कोरिया में काम कर कर गए, उसके बाद ये 5 साल मजीद वेट कर रहे हैं और इनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहा। इनकी फैक्ट्री जो है उन्होंने इनको पिक नहीं किया। इन्होंने अगर एग्जाम क्लियर किया था तो इनकी फैक्ट्री में इनके डॉक्यूमेंट्स दोबारा गए थे, तो उन्होंने इनको पिक नहीं किया। वो किस वजह से पिक नहीं किया वो कंपनी ओनर बेहतर जानता है। तो नेक्स्ट जो ज्यादातर कंपनी ओनर है वो रिटर्नीज वर्कर को जो दूसरे होते हैं उनको प्रोवाइड नहीं करते। वो उसका बैड इमेज ये है कि पाकिस्तानी वर्कर्स ने फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा चेंज की होती हैं, तो इस वजह से वो रिटर्नीज जो दोबारा कोरिया आना चाहते हैं उनको ज्यादा पिक नहीं करते। तो मैं इनके लिए कोशिश हम कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने फैक्ट्रियों में विजिट भी किया था आदिल साहब के साथ, तो हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप फ्रेश लड़के 5 बुलाते हैं, 4 फ्रेश लड़के बुलाते हैं किसी भी फैक्ट्री के एज पर रिक्वायरमेंट, तो उसके साथ आप एक आध रिटर्नी लड़का भी बुला लें, रिटर्नी वर्कर भी बुला लें। वो थोड़ी बहुत कोरिया का कल्चर भी समझता है और थोड़ा बहुत कोरिया की जबान भी समझता है। ये ऑलरेडी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इस पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह देखें, जिस कंपनी ओनर ने काफी बुलाए भी हैं और अगर कोई बुलाना चाहेगा तो हम कंटिन्यू उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ जो है वो क्लेरिफाई कर दूं कि वीज़ा इज़ नॉट गारंटीड। ये आपकी आपको अगर कोई चीज़ आपको रिटर्निंग वर्कर्स को अगर आपका मालिक एक्सेप्ट करता है दोबारा, तो ये उसके ऊपर है, उसकी सवाबदीद के है। उस इट्स नॉट योर राइट, इट्स यू आर प्रिविलेज, इट्स नॉट योर राइट कि आप उसको एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते। ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं। ये जो सिस्टम है ईपीएस का जो मॉडल है वो पूरा का पूरा एम्प्लॉयर प्रेफरेंस के ऊपर है। जो आपका मालिक है उसकी मर्जी और मंशा के ऊपर। कोई भी उसको फोर्स नहीं कर सकता कि आप अपना वर्कर दोबारा बुलाएं, उसकी मर्जी होती है। मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयर को अपने वर्कर के लिए लड़ते हुए देखा है। वो अपने वर्कर को एग्जैक्टली ऐसे। बुलाने के लिए वो कोरियन गवर्नमेंट से लड़ के उनको वापस बुला लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं बुलाना चाहते, तो हम उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप हमारा वर्कर वापस बुलाएं, उसने आपके साथ काम किया है। तो ये उनकी मर्जी और मंशा है। अगर हमारी मर्जी और मंशा पे होते तो यहाँ सारे पाकिस्तानी वर्कर्स आए होते। ये जो जितने भी ईपीएस वर्कर हैं, मेरी मर्जी होती तो मैं तो सिर्फ पाकिस्तानी वर्कर्स ले आता। हमारा काम है उनको बताना, उनको कन्विंस करने की कोशिश करना, लेकिन जो एम्प्लॉयर की मर्जी है वो देखता है परफॉर्मेंस हमारे वर्कर्स की। तो सबसे ज़्यादा हमें जो मैटर करती है, ये सारी जो चीज़ें हम कह रहे थे कि आपकी कारकर्दगी मैटर करती है। आपकी कारकर्दगी अच्छी होगी तो हर एम्प्लॉयर पाकिस्तानी वर्कर रखेगा। उसको चॉइस है 16 मुल्कों में किसी भी मुल्क से बंदा रखने की, तो वो यही देखता है कि कौन से मुल्क का वर्कर अच्छा काम कर रहा है। ये एज अ
एज अ चॉइस वो इसको अपनाता है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। वो हम जाके मार्केट ही कर सकते हैं आपको, और आपके हवाले से हम बात ही कर सकते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, बट इट्स अप टू हिम कि वो कौन से वर्कर को रखना चाहे, किसको नहीं रखना चाहिए, इट्स अप टू द एम्प्लॉयर। तो यही हमारी रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग फैक्ट्री स्विच ना करें, फैक्ट्रीज चेंज ना करें, अपने मालिक से अच्छा आप बना के रखें, अपने काम को मेहनत से करें, डिसिप्लिन से करें, लगन से करें, कोरियन लैंग्वेज सीखें, ताकि जो आप पाकिस्तान का इमेज जो बनाते हैं वो एक मालिक जो है वो 10 बंदों को बताएगा, 10 बंदे जो हैं आगे, एक बंदा जब आपका आए तो वो दूसरे लोगों का रास्ता क्लियर करे, ना कि दूसरे लोगों का रास्ता खराब करे। तो यही हम रिक्वेस्ट जो है आपसे कर रहे थे सर। जिसकी वजह सर ये देख लेना, लास्ट टाइम हमारे लड़कों ने कितनी फैक्ट्रियां छोड़ी थी, जिसकी वजह से हम अपना इस साल का टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे एज कम्पेयर टू नेपाल। नेपाल के इस साल जो ये 2023 के अंदर अभी तक 21,000 वर्कर आ चुके हैं, और अभी तक हम लोग जो है वो 1500 क्रॉस नहीं कर पाए। उसकी मेन रीजन यही रही कि पिछले साल जो हमारे 2300 के करीब वर्कर आए थे, उन्होंने फैक्ट्रियां इतनी ज्यादा स्विच की, कोई दूसरा कंपनी ओनर हमारे वर्कर्स को बुलाने के लिए तैयार ही नहीं। शहजाद साहब, हमें भी एक और क्वेश्चन जो है रिसीव हुआ है कि क्या आप कोई रेकमेंड कर सकते हैं वेल्डिंग कोर्सेज को विच इज़ हेल्पफुल टू गेट अ जॉब इन कोरिया, और जिसकी जो टेक्निकल मतलब यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तान में टेक्निकल कॉलेजेस हैं वहाँ से वो ट्रेनिंग ले सकें। इस पे तो सर आप बताएं ना, ओईसी का जो प्रोसेस भी चल मैं रहा है। बता देता हूँ इस पे। देखें, मैंने जो बात की थी, मैंने ये कहा था कि वेल्डिंग आपने कोरिया में सीखनी है। पाकिस्तान में कोरियंस को जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वो है वो यही है कि इनके अपने इंस्टीट्यूट्स का बंदा जो है वो उनको इनके इंस्टीट्यूट से फारिग तहसील, जो बेसिकली इनकी इंडस्ट्रीज आर लिंक्ड विद देयर इंस्टीट्यूट्स, तो जो इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो डिमांड होती है, वही कोर्सेज इनके इंस्टीट्यूट्स में कराए जाते हैं। तो इसी वजह से जैसे ही वो जो स्टूडेंट वहां से फारिग होता है उसको जॉब पे रख लिया जाता है, यानी 99% उसको जॉब पे रख लिया जाता है, क्योंकि ही इज हिज कोर्स इज डिजाइन्ड बाय द इंडस्ट्री, नॉट बाय द स्कूल, नॉट बाय द इंस्टीट्यूशंस। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो यहाँ कोरिया की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे वो कोर्सेज बहुत ही रेयर होते हैं, और होते भी हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग है इस्लामाबाद में, आई डोंट नो इफ दे आर प्रोवाइडिंग दीज कोर्स। इसको टिग वेल्डिंग कहते हैं, टिग वेल्डिंग। नॉर्मली पाकिस्तान में जो आम वेल्डिंग होती है वो सिखाई जाती है, बट मेरा जो कहने का मकसद वो यही था कि आप लाजमी कोई ना कोई स्किल आप सीखें, वो आपको कहीं ना कहीं काम आएगी। आप वेल्डिंग सीख रहे हैं, टिग वेल्डिंग, FCAW वेल्डिंग सीख रहे हैं, पक्का वेल्डिंग जिसे कहते हैं, आप कुछ भी सीखें, आपका जो स्किल सेट है वो आपको कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। और इसके साथ ये जो स्किल आप हासिल करेंगे, इसके साथ आप कोरियन लैंग्वेज सीख लें। कोरियन लैंग्वेज सीखेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा जॉब प्लेसमेंट में। ये लेकिन मेरा जो कहने का उस वक्त जो मकसद था वो यही था कि आप कोरियन इंस्टीट्यूट में दाखिला लें, और यहाँ से फिर आपको जो आपका कोर्स होगा जॉब के हुसूल का वो बहुत ईजी हो जाए। थैंक यू आदिल साहब। आई होप शबान एंड अनवर आपको आंसर मिल गया होगा। अब हम सेशन को वाइंड अप करने की तरफ चलते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए व्यूवर्स हमें कांटेक्ट कर सकते हैं MRC की हेल्पलाइन नंबर 0304111223 पर, और हमारे वेबसाइट जो है विज़िट कर सकते हैं www.mrc.org.pk। मैं वंस अगेन अपने गेस्ट स्पीकर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ, एंड व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अल्लाह।